हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि हमने 6-7 फैक्टर पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो 2 फैक्टर था वो इम्पॉर्टेंट था। पहला फैक्टर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा था टेम्परेचर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यानी पूरा का पूरा जो आने वाला 3-4 वीडियो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बेस्ड होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रेट लॉ। तो रेट लॉ हमें क्या बताता है? तो रेट लॉ बताता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो रेट लॉ क्या है? रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का, किसके टर्म में? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में। इसी को हम लोग कहते हैं रेट लॉ। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो हमारा रेट लॉ क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो जनरली रेट लॉ है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किसके टर्म में? रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के टर्म में। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के रूप में हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है। रेट लॉ लिखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि रेट लॉ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कारण है कि जो रेट लॉ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यही हमें रेट लॉ बताता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हम आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का एक ही तरीका है, यानी रेट लॉ लिखने का एक ही तरीका है, वो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? रेट लॉ लिख सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन मेथड जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? ओनली एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी एक ही मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटली लिख सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा लिख सकते हैं। यानी रेट लॉ लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड का सहारा लेंगे, तब हम क्या करेंगे? रेट लॉ लिख पाएंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रिएक्शन है 2A + B और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 2A + B क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि अगर A का कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, A का कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, जैसे ही हम एक्सपेरिमेंट किए, ए का कंसंट्रेशन क्या किया, डबल कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR से नहीं, R से लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ए के कंसंट्रेशन का। अगर हम ए का कंसंट्रेशन डबल किए और रेट भी डबल हो गया, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ पावर 1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। उसी तरह जब अगर हम बी का कंसंट्रेशन डबल करते हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। जब ए का कंसंट्रेशन को डबल किए थे तो रेट डबल हुआ था, लेकिन इस बार क्या किए, बी का कंसंट्रेशन अगर डबल किए तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर जो बी का कंसंट्रेशन है और रेट है वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बी के पावर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों का मिला के रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पहले के लिखेंगे, अब लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए के पावर 1 है और बी के पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखा, जो एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड किया, उस एक्सपेरिमेंट्स के मदद से हमने एक इक्वेशन लिखा। इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या कहते हैं हम लोग, रेट लॉ इक्वेशन। और यहाँ पर जो के है वो क्या है, के रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। आगे समझेंगे क्यों कहा जाता है स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस पे, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो इक्वेशन मिल रहा है, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन कहिए, या इसे हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसे क्या कहते हैं हम लोग, रेट लॉ कहते हैं, या इसे आप लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। जो मन आए वो बोलिए, रेट लॉ बोलिए या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलिए, या आपका मन करे रेट लॉ इक्वेशन बोलिए। तो यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकता था। अगर एक्सपेरिमेंट से अगर ये क्या आता, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, 4 टाइम्स हो जाता है, या पावर 2 होता तो यहाँ पर 2 हो जाता, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पर 3 हो जाता। तो पावर कुछ भी हो सकता था, वो डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंट में क्या हमें नज़र आ रहा है।
तो एक्सपेरिमेंट में नज़र आया कि ए का कंसंट्रेशन डबल किए तो रेट डबल हो गया, यानी रेट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए 1। और बी का के डबल किए कंसंट्रेशन तो रेट 4 टाइम्स हो गया, यानी रेट जो है बी के कंसंट्रेशन के क्या है, स्क्वायर है, के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 रख दिए, बी का पावर 2। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर वैल्यू। अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर ए का कंसंट्रेशन डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन आधा हो गया, तो वहाँ पर ऐसे केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी ए के पावर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ए के प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, -1 होता है। जब हम रेट कंसंट्रेशन डबल किया और रेट आधा हो गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और पावर क्या हो जाता, यानी 1 बाय क्या लिखना पड़ता, 1 बाय ऐसे लिखना पड़ता हमको, तो ए पे पावर 1 हो जाता ना, तो ए पे पावर 1 हो जाता। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंट से आएगा हम वही पावर लिखेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर एक्स। ठीक है, और बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर वाई, पता चला एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो अब हमको अगर इसका क्या लिखना हो, रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं, R = K ए पे पावर x बी पे पावर y। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। तो x और y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ए क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कि नहीं, और ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। अब यहां से मेन टॉपिक पे आएंगे। तो रेट लॉ क्या है हम जान गए, अब हम जानेंगे इस टॉपिक का तो अब हम जानेंगे इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो x पावर दिख रहा है और y पावर दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x क्या है, तो यहाँ पर जो x है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, x का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी जब 0 होगा तो मतलब डिपेंड नहीं करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, y क्या है, जो पावर है y, इसको भी कहेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू b। और ये भी क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। और अगर पूछे इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, x था a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर रिएक्शन का, y क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b। तो अगर हम पूछे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो क्या होगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या है हमारा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन, या सिंपली अगर पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, x प्लस वाई। तो जब सब रेट लॉ इक्वेशन में या रेट लॉ एक्सप्रेशन में सभी कंसंट्रेशन टर्म या सभी रिएक्टिंग स्पेसीज के पावर को जब हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाता है। उस रिएक्शन का क्या मिल जाता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे मिलता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में सभी रिएक्टिंग स्पेसीज के पावर के सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, x प्लस वाई क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हम इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, n से। किससे डिनोट करते हैं, n से। और n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और ये x प्लस वाई या जो n का वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो उसको डिटरमाइन करने का एक ही तरीका है हमारे पास। कौन सा मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो हमारे पास और कोई दूसरा मेथड नहीं है जिसके द्वारा हम क्या कर सके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सके। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ही हम रिएक्शन का ऑर्डर लिख सकते हैं, और दूसरा कोई मेथड नहीं है। एक मेथड दिया था, कौन, गुल्डबर्ग एंड वागे। एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड वागे, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था, इन दोनों ने मिलकर एक दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान था। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बहुत ही आसान था। बस करना क्या था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जब हम लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, के ए बी, है कि नहीं। और जो इसमें जो पावर देंगे यानी जो ऑर्डर लिखेंगे, तो ऑर्डर क्या होगा, तो जो कोफिशिएंट होगा वही पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर बी का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, 1। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन के मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे। लेकिन ये मेथड 100% सही नहीं है। ये मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड है। ये मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये केवल कुछ ही रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, सभी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जनरली सिंपल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे का क्लास जब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो गुल्डबर्ग और जो वागे जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था और इससे जो रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे थे और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे थे, ये केवल और केवल सिंपल रिएक्शन के लिए है, सभी रिएक्शन के लिए नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं है। तो एक ही तरीका है रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का और ऑर्डर फाइंड करने का, वो भी कौन सा मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेट लॉ फाइंड कर लेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, और यही हमारा सही तरीका है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर लिखिएगा वो क्या होगा, हमेशा सही नहीं होगा। कुछ ही रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, सब के लिए नहीं, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन के लिए है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे भी पढ़ते रहेंगे।
आगे का जो 3-4 वीडियो आएगा इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी चर्चा होगा। मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी इस कहे तो ये रिएक्शन, तो ये इस चैप्टर का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इस चैप्टर का क्या है, जान है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी पूरा का पूरा जो टॉपिक है, आधा का आधा चैप्टर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड है। तो अब हम लोग आगे के का यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करेंगे। तो के का जो यूनिट है वो फिक्स नहीं होता है, एक यूनिट नहीं होता है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर चेंज होगा तो के का यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि किस तरह से के का जो यूनिट है वो चेंज होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या था रेट लॉ एक्सप्रेशन, आर इक्वल टू के ए पे पावर एक्स बी के पावर वाई, यही था ना रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो के क्या था यहाँ पर, तो के था हमारा रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। के क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट कह रहे हैं, के को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट यानी रिएक्शन रेट क्यों कह रहे हैं, यानी के को हम रिएक्शन रेट क्यों कह रहे हैं। बात समझिएगा कि जब ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए, और बी का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन 1 हो जाए, यानी सभी रिएक्टिंग स्पेसिस का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी कहने का मतलब है इफ द concentration of all reacting species becomes unity, क्या हो, जब सभी रिएक्टिंग स्पेसीज का वैल्यू क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, कंसंट्रेशन जब 1 हो जाए। तो अगर इसका वैल्यू 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, बी का पावर अगर 1 है, सॉरी अगर बी का वैल्यू 1 है तो 1 पे पावर वाई, कुछ भी पावर होगा 1 पे तो 1 ही होगा। तो ऐसे केस में रेट क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हम कहेंगे क्या, कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। इसी के को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है, क्योंकि के और रेट क्या हो गया, बराबर। रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब हमारा काम है यूनिट ऑफ के फाइंड करना, यानी यूनिट ऑफ के। तो के का यूनिट क्या होगा, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो देखिए, तो R इक्वल टू के ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई है ना। तो के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसको, R ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट बाय ए पे पावर एक्स बाय बी पे पावर वाई। तो रेट का यूनिट क्या होता है, रेट का यूनिट हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़े थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये पढ़े थे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा था ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पर पावर एक्स हमको नहीं पता है क्या है, तो पावर एक्स
बी कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर पे पावर क्या होगा, वाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। दोनों सेम है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और x प्लस वाई को हम लोग क्या कह रहे थे, n। x प्लस वाई क्या है, n है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बटे मोल पर लीटर n। तो हमारा जो k का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k का यूनिट। तो दोनों देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर लिख सकते हैं कि नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, है कि नहीं, 1 माइनस n पर सेकेंड। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, k का यूनिट फाइंड कर लिया। तो k का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n पर सेकंड। इसको अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे किस तरह से अगर अलग अलग ऑर्डर वाले रिएक्शन का, यानी अगर कोई रिएक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जिनके ऑर्डर डिफरेंट है, तो उसके यूनिट, तो उसके रेट कांस्टेंट के यूनिट कैसे डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ के। ठीक है, अगर हम ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या ले, सबसे पहले 0। ठीक है, हमारा ऑर्डर क्या है, 0 ऑर्डर का। ठीक है, तो यानी n का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर कोई रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो n का वैल्यू क्या है, 0। यानी यहाँ जो ऑर्डर लिख रहे हैं इसका मतलब किसका वैल्यू लिख रहे हैं, n का वैल्यू लिख रहे हैं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर n का मान अगर हम यहाँ 0 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा k का यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो जिस भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, हम उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए, यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कैसा ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो n का मान क्या लिए हम यहाँ पर, 1 लिए। तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 1 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा यूनिट होगा वो क्या होगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड होगा। कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए और वहाँ पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हो, रेट कांस्टेंट का डाटा दिया हो और उसका साथ में यूनिट भी देगा, तो यूनिट में कहीं भी पर सेकंड दिख जाए तो हम समझ जाएंगे क्या है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
यानी रेट कांस्टेंट का वैल्यू को देख करके, यानी रेट कांस्टेंट के वैल्यू में यूनिट अगर रहेगा और हमेशा रहेगा भी, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट देख करके हम लोग पता लगा लेंगे कि क्या है वो, किस ऑर्डर का है वो रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, रेट बराबर के था, है कि नहीं। अगर x का वैल्यू जीरो हो जाए, y का वैल्यू जीरो हो जाए, x का वैल्यू जीरो हो जाए, y का वैल्यू जीरो हो जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जीरो, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो k का जो यूनिट होगा वही रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। और तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही केस है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n का वैल्यू क्या हो जाए 2, यानी रिएक्शन किस ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 = -1। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे -1 हो जाएगा। मोल पर लीटर पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और पर सेकंड हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पर मोल लीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड सब में रहेगा, तो उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर का जो और सेकंड ऑर्डर का अगर हम बात करें, तो जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में देखें तो यहाँ पर मोल पे पावर 1 था, यहाँ पे मोल पे पावर -1, यहाँ पे लीटर पे पावर क्या था, -1, तो यहाँ पे उल्टा लीटर पे पावर 1। और पर सेकंड तो सब में रहेगा, क्योंकि पर सेकंड क्या है, बाहर है ब्रैकेट से, तो सभी में क्या होगा, पर सेकंड होगा। लेकिन क्योंकि पर सेकंड क्या है, बाहर पे है, तो सभी में पर सेकंड होगा। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, 1/2 है कि नहीं, हाफ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, हम क्या बताए थे, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। n का मान क्या हो सकता है, 1/2 हो जाए, तब क्या होगा, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर 1 में हाफ घटा देंगे तो हाफ हो जाएगा, पर सेकंड तो रह जाएगा। तो यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मोल पे पावर हाफ, लीटर पे पावर -1/2 पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, यानी जो क्वेश्चंस हमारा होगा वो जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है। तो हमें बारी बारी से दोनों रेट लॉ एक्सप्रेशन का ऑर्डर बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है, यानी n = क्या होता है, x + y, है कि नहीं। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a पे पावर, यानी x का वैल्यू 1/2 है और y क्या है, 3/2 है। तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा, 4/2 यानी 2। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, 2। यानी ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो हमारा जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर का है। अब अगर हम b का बारे में बात करें, तो n = क्या है, x + y, n = x + y। तो x का वैल्यू यानी 3/2। तो अगर टर्म रिएक्टिंग स्पेसिस ज़्यादा भी होगा तो हम बस सिंपली ऐड कर देंगे, सिर्फ x + y नहीं दिखेंगे। अगर x + y और भी कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करते जाएंगे। 3/2 + -1।
तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो n का वैल्यू क्या आया हमारा इस केस में 1/2। और हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, और ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी सिंपल था, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होगा, हम आसानी से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर को हम आसानी से ऐड कर देंगे और हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया गया है, तो इस रेट कांस्टेंट के वैल्यू को ऑब्जर्व करना है केयरफुल्ली और हमें बताना है कि इस का रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो हमें रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो पहला वाला केस में देखिए के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2.3 × 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड। तो पर सेकंड तो सब में रहता है, पर सेकंड तो सब में रहता है कि नहीं, ये तो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक्चुअली में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये कि याद रख लीजिए जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर के केस में क्या था, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो पर सेकंड को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए मोल पर लीटर है ना, पर सेकंड तो सब में रहेगा। तो मोल पर लीटर, तो यहाँ पर क्या दिया है, पर मोल उल्टा, और यहाँ पर लीटर था, यहाँ पर क्या हो गया लीटर। तो कौन था जीरो ऑर्डर का जस्ट उल्टा, कौन था, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर का क्या था, सेकेंड ऑर्डर का था पर मोल, इसका उल्टा, और इसका उल्टा क्या है लीटर पर सेकंड, तो सब में है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें, के का वैल्यू 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो बस इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, हम बता चुके थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसका केवल क्या होगा, पर सेकेंड होगा। नहीं तो के का वैल्यू आप फाइंड करके याद रख लीजिए, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न हो तो याद रख लीजिए ये फॉर्मूला को भी। 1 का मान, n का मान अगर 1 होगा तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रह क्या जाएगा पर सेकंड। तो याद रख लीजिए पर सेकंड सिर्फ जहाँ भी दिख जाए के बाद, के का वैल्यू में पर सेकंड दिख जाए तो बस सीधे आँख कान मूंद करके हम क्या लिख देंगे, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, जहाँ भी पर सेकंड दिख जाए के बाद, यानी के साथ पर सेकंड दिख जाए तो सीधे फर्स्ट ऑर्डर। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो वैसा ही है जैसा सेकंड क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक तरीका ये है कि n का वैल्यू आप पुट करके देखते जाइए। 1 का रखेंगे तो पर सेकंड आएगा, 2 का रखेंगे, 3 का रखेंगे तो पुट करके देखते जाएंगे, आ जाएगा ऐसा तो हो जाएगा आंसर। या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट क्या है, L⁻², मोल इनवर्स 2 पर सेकंड, है ना। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मोल लीटर स्क्वायर, सॉरी मोल और लीटर के टर्म में लिखना है ना। तो मोल और लीटर के टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे ना जी, तो इस तरह से लिखेंगे, ये नीचे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा पर सेकंड, है कि नहीं। और के का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं,
यही ना के है जी, के का यूनिट ये है ना, के का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर 1 पे पावर 1 माइनस एन, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। ये इसका वैल्यू था के का, और जो के का वैल्यू होता है जो भी होगा यही ना होगा, इसी पे ना बेस्ड है ये। तो पर सेकेंड गायब हो गया, बच गया क्या, मोल पर लीटर, तो पावर 1 माइनस एन है कि नहीं, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा ना 1 माइनस एन, एन को इधर भेज दिए और -2 को इधर भेज दिए, 1 + 2, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर। तो ये वाला तरीका थोड़ा आसान था। के का जो यूनिट दिया हुआ है रख देंगे, यानी इसको इस टर्म में बना देंगे और इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू होगा वो इसी से आया है ना, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। और पर सेकंड तो पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से हम एन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज, तो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होगा, प्रभावित होगा अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, और सेकंड केस में क्या है, रिड्यूस टू हाफ, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बदलेगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर बोला गया क्या, ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है ना, एक रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं। तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, आर इक्वल टू के, ए पे पावर क्या हो जाएगा 2, एक ही रिएक्टेंट है ना, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड ऑर्डर है, लिख दिए हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए का कंसंट्रेशन को, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तब रेट क्या होता है, रेट तो बदल जाएगा ना, कंसंट्रेशन बदलेंगे तो रेट बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आर डैश पहला केस के लिए नंबर 1 आंसर फर्स्ट, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिए हम लोग, डबल कर दिए, है कि नहीं, 2a कर दिए, और सेकेंड ऑर्डर था तो कंसंट्रेशन डबल कर दिए, तो क्या हो गया के, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकाल देते हैं इसको, 2 का स्क्वायर 4 के ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये जो आर डैश है इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के ए स्क्वायर, क्या है के ए स्क्वायर क्या है, आर है ना। तो हमारा जो नया रेट है वो क्या हो गया, पहले के रेट से क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, रेट इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, तो रेट 4 गुना बढ़ गया। हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं, यानी आंसर 2। तो अगर क्या करना है सेकेंड केस में, रिड्यूस टू हाफ, कंसंट्रेशन को क्या करना है, आधा कर देना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ए का कंसंट्रेशन को क्या कर देना है, आधा कर देना है, और इसका स्क्वायर, यानी हम कंसंट्रेशन को क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिया, यानी आधा कर दिए। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, नया रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1/2 है ना, यहाँ पर का स्क्वायर क्या होगा 1/4, बाहर कर देंगे उसको, के ए का स्क्वायर, तो 1/2 को स्क्वायर किया तो 1/4 हो गया, 1/4 को बाहर निकाल दिए, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया 1/4 आर। तो रेट क्या हो गया, पहले से 1/4 टाइम्स, यानी रेट क्या हो गया 4 गुना कम हो गया, रेट क्या हो गया 1/4 टाइम्स हो गया, इसका मतलब रेट 4 गुना कम हो गया, यानी कंसंट्रेशन को आधा किए तो रेट 1/4 गुना हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं, रेट डिक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। तो पहले वाले केस में क्या था, रेट 4 गुना बढ़ गया था जब कंसंट्रेशन डबल किए थे, और जब आधा कर दिए तो क्या हो गया
4 गुना कम हो गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, ए और बी, यानी ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकेंड में क्या फाइंड करना है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। जब अगर हम बी का कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दे तो क्या होगा, रेट पे क्या असर पड़ेगा। और नंबर सी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, यानी ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोला गया है जी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो उससे पहले जो क्वेश्चन बोला गया है वो हम देख लेते हैं। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, यानी 2 रिएक्टेंट है ए और बी, और हमें पता नहीं है इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इसका ऑर्डर। तो ए और बी क्या बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें तो आर इक्वल टू क्या होगा, के ए के रेस्पेक्ट में क्या है फर्स्ट ऑर्डर और बी के रेस्पेक्ट में क्या है सेकेंड ऑर्डर। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है हमें। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म में लिखें इसको, तो वही है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ पर रेट कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस डी आर बाय डी टी। ये आर क्या है, रिएक्टेंट, आर क्या है रिएक्टेंट, ए और बी हमारा रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर। तो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू क्या, कि ए पे पावर 1 बी पे पावर 2। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना था, आर को बस बदल देना था। आर क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, उसी को चेंज कर दिए माइनस डी आर बाई डी टी में। तो माइनस डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ही है ना, बस डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिए इसको। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल, तो यहाँ डिफरेंशियल का स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। सेकंड हम फाइंड करते हैं, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो हमारा जो बोला गया इस बार सेकंड में कि बी का कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया। तो रेट बराबर क्या था, ए के पावर 1 और बी के पावर क्या था 2। तो ए का कंसंट्रेशन, सॉरी किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया है, बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया। यानी बी को क्या कर दिया गया है 3 टाइम्स, यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है अब बी का वो क्या कर दिया गया है 3b कर दिया गया है, ठीक है ना। बी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 3b में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आर डैश के ए। तो यहाँ पर बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे 3b, और पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9k a, 3 का स्क्वायर बाहर, 9 बाहर चला गया है, स्क्वायर रह जाएगा। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 9r। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 9r। यानी रेट क्या हो गया, रेट बिकम्स, रेट इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। तो 9 गुना बढ़ गया इस रेट, ठीक है ना। पी का कंसंट्रेशन डबल कर दिए, सॉरी 3 गुना कर दिए, तो रेट क्या हो गया 9 गुना हो गया। तो अब हम सेकंड में 9 टाइम्स हुआ, थर्ड को फाइंड करेंगे। तो आंसर थर्ड का लिखेंगे क्या, कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। यानी ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और बी का कंसंट्रेशन भी क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो अब रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, आर डैश निकालेंगे, नया रेट के इक्वल टू 2a और 2b। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आर डैश, अच्छा यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा और
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 4 के ए बी स्क्वायर। तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर, के ए बी स्क्वायर क्या है आर ही है ना, इसको आर लिख दिए। तो रेट क्या हो गया, इनिशियल रेट से 8 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स। तो रेट 8 टाइम्स हो गया, रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। तो जनरली आपके एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट दे दिया जाएगा, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, या तो सीधे पूछ देगा कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, आप रेट कांस्टेंट का यूनिट बताएं, या तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, और ए का कंसंट्रेशन सेकंड डबल कर दिए, बी का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिए, तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन डबल और हाफ करके या 3 गुना करके भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप जो अब नया रेट ऑफ रिएक्शन है उसे आपको बताना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।